आइएगा। हेलो गाइड्स, हम आए हैं आपके साथ में, नए मूड के साथ में, नए जमाने के साथ में, नया शिक्षण सिस्टम के साथ में। हमारा महाराष्ट्र नई नई शिक्षण देगा, नागपुर आपको अलग ही शिक्षण देगा, हंसी मजाक के साथ में। आपको हम हिंदू लॉ, मतलब हिंदू मैरिज के बारे में बताएंगे। तो सुनिएगा, कोई भी काम हंस मुझ के काम करिएगा। दिस इज वेरी गुड फॉर अस। तो आइए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन एक में पर डिपेंड है। तो सादे मूड में, फ्री मूड में पढ़िए, रात के समय कानों में लगा दीजिएगा और सुन लीजिएगा। हिंदू लॉ, नेचुरल हिंदू मैरिज। तो ठीक है, आइए दोस्तों, आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आपके हर उत्तर के साथ में है, आपके साथ में है। हिंदू लॉ ऑफ नेचुरल हिंदू मैरिज। तो आपने ये डेफिनेशन देखा। हमारे ये पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज का नेचर क्या है, ये सोचने की ज़रूरत है। तो भाई हमने मीनिंग और डेफिनेशन में देखा कि फादर अपनी डॉटर को लालन पालन करके उसको बढ़ावा देता है। वो ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जो वर्चुअल पर्सन है, अच्छा पर्सन है, सुटेबल फॉर हर डॉटर। अब डॉटर से उसके मैरिज कर देता है, राइट। अपने कन्या का दान कर देता है। अग्नि के साथ में 7 फेरे लिए जाते हैं। सप्तपदी के बाद वो स्त्री और पुरुष विवाह बंधन में बन जाते हैं। दोस्तों, बड़े सोच की समझने की बात है कि ये एक विवाह संस्कार है, ये सैक्रेमेंट है। तो ये विवाह है, हिंदू मैरिज है, तो इसका क्या कैरेक्टर है। जो स्त्री है वो अपना गोत्र छोड़ के पुरुष के विवाह करती है और उसके गोत्र के एक्वायर कर लेती है, जोड़ लेती है। हिंदू धर्म में धर्म लिया, एक फैमिली में का गोत्र है। जैसे वो विवाह हो जाता है तो गोत्र बदल जाता है और वो पुरुष के गोत्र में प्रवेश कर जाती है। यानी जिस तरह से बताया गया है कि मैरिज जो है इनडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है। एक बार आपकी शादी होगी तो जन्मा जन्मांतर का साथ हो जाएगा। केवल इस जन्म में नहीं, मृत्यु के प्रांत आने वाले जन्मों में भी ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये पर्टिकुलर केस में शादी होगी तो आने के जन्म जन्मांतर के लिए होगी। और सोचनी समझने वाली बात है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका नेचर तो सैक्रेमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो जब भी नेचर की बात आती है, सवाल की बात आता है, तो भाई ये सैक्रेमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है। कि ऐसा नहीं कि कोई ऑफर दी जा रही है, सामने वाले ने एक्सपेक्ट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब चाहे हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर देंगे, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। ये ऐसी बात नहीं है। ये शादी केवल इसलिए नहीं कर जा रही कि हमको संतान को पैदा करना है, कि हमको लीगल मैटर वाइफ पर जो संतानें होगी वो लीगल मानी जाएगी। लीगलाइज द चिल्ड्रन को शादी नहीं करी जा रही, इनोशन ग्रेटिफिकेशन के लिए शादी नहीं करी जा रही। इससे कहीं आगे भाई संतान का जन्म होना, वंश को आगे बढ़ाना, ये पार्ट है इसका। बट ये जो हिंदू मैरिज है ये कहीं ज़्यादा आगे है। हमने बात पढ़ी कि हिंदू मैरिज में जब ये पुरुष जो है स्त्री से शादी कर लेता है, अब उसको अपने जीवन में कई संस्कार निभाना है, कई राइट्स उसे निभाना है, कई रिलीजन्स सेरेमनी, हर कृत्य उसको निभाना है। अगर वो अकेले करता है तो उसका कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं था। पुरुष तो अधूरा है दोस्तों, वो शादी के बाद में पूरा होता है और उसके द्वारा किए गए यज्ञ के
आहुतियाँ और ये सब सभी देव तभी जब स्वीकार करेंगे, तब उसकी अर्धांगी, उसकी औरत साथ होगी कंपेनियन बन के। इसीलिए हिंदू नॉलेज में इसे सैक्रिमेंट कहा गया है, केवल इमोशनल गार्डन के लिए नहीं। ये शादी नहीं की जाएगी, इसका मतलब है कहीं ज़्यादा है। हमारे वेद पुराण स्मृतियाँ ये सब जो है कहीं ना कहीं से आपको यहाँ से रेफरेंस मिलेंगे, ये आपको समझ में आएगी। उसके पहले हमने पढ़ा, एक व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मता है तो हिंदू परिवार में, तो उसको तीन तरह के ऋण है। पुत्र ऋण, दोस्तों, पुत्र ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि से और जो राइट संत महात्माओं की सेवा करना, उनकी तरह ऋण है। देवताओं को यज्ञ करना और आहुति से करना, क्या किया जा सकता है, उनकी सेवा की जा सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, वहाँ से वो चीज़ आती है। पुत्र ऋण, अपने पिता को, उनके कोई ऋण है। एक व्यक्ति फ्यूनरल राइट करता है अपने पिता की, अपने पेरेंट की एक्सपायर के बाद में, उनके मोक्ष का साधन बनता है। आई गेटिंग दिस पॉइंट? केवल ये नहीं कि उस व्यक्ति ने जन्म लिया, उससे कई ज़्यादा उसके माता पिता का स्वाद ज़्यादा है, पूरे लाइफ लॉन्ग में। इसीलिए इसका कैरेक्टर का विचार करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर कन्यादान हुआ तो पिता ने कन्यादान किया, बहुत सारी बातें जो भी देखा जाए तो अग्नियों को साक्षी लिया जाता है, तभी विवाह संपन्न जाता है। तो चाहे कोई आए या नहीं आए, अग्नि को साक्षी मानकर, फायर गॉड को साक्षी मानकर शादी हो जाती है। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। हम उस समय जो दूल्हा होता है वो विष्णु का अवतार होता है दूल्हा, और उसमें विष्णु का स्थान रहता है। और विवाह के समय जो पिता है और जो पुत्री है, वो डॉक्टर है, वो कन्यादान कर रहा है, उसके चरण में चुना पड़ता है। शादी के बाद तो आपको मालूम है माँ पिताजी का चरण चुनना पड़ता है। उस समय पर वो उस दूल्हे की पोजीशन में है, वो विष्णु भगवान का अवतार है, रूप है। तो कितनी महानता दी गई है ये बता के कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब सवाल ये आता है, ऐसा आप इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो सोचने और समझने वाले की बात है। जितने हमारे हिंदू लॉ समझो, जो हिंदू स्ट्रक्चर समझो, हिंदू जनरली समझो, वहाँ की बात समझो, एक चीज़ निकलने का आती है। तो मनुस्मृति में देख लो, ये जो जोड़ियाँ है आसमानों में बनती है, हेवन में बनती है, मैरिज मेड इन हेवन, यहाँ पर लिख दी जाती है और यहाँ पर इनकी शादी होती है, यहाँ पर आकर मिलते हैं। तो भाई जो ऊपर ये जो पोजीशन है क्लियर है, ये केवल लीगलाइजेशन आप चिल्ड्रन के लिए शादी नहीं होती, केवल इमोशनल ग्रांट के लिए शादी नहीं होती, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये यहाँ पर होती है पॉइंट 1 की बात कंप्लीट। लेकिन और अब टाइम बहुत धीरे धीरे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आगे आती है। कई लोगों ने कहा एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। जब आप कहते हैं कि कन्यादान गिफ्ट, मनुस्मृति के अनुसार ये गिफ्ट है। कन्यादान फादर के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया, टू बी एक्सटेंड द गिफ्ट, मानो गिफ्ट ये कॉन्ट्रैक्ट है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं तो हम क्या कहते हैं, तो हम तो गिफ्ट दे दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड गिफ्ट नो नीड नो कॉन्सिडरेशन। हमें जब भी बनाए, हमने तो बनाए,
तो गिफ्ट में नो कंसिडरेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर रिस्पेक्ट करने वाला भी है। एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा से गिफ्ट आपको दिया है, सामने वाले ने रिस्पेक्ट कर लिया, गिफ्ट कंप्लीट हो गया। गिफ्ट की डेफिनेशन डोनर है, डोनी है और गिफ्ट है। डोनर ने अपने मर्जी से दिया, डोनी ने रिस्पेक्ट किया, विदाउट कंसिडरेशन इट इज वैलिड, तो इट इज वैलिड। यहाँ पर मनुस्मृति को फॉलो करते हुए आज अगर देखा जाए तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट की संज्ञा दी जाती है। हाँ, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है। और अपने टाइम में करते करते में ऐसे कई पॉइंट आगे रखने की कोशिश की गई, क्योंकि अनडाउटली ये एक मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ मिलकर को एग्जेस्ट में रहते हैं और अपने रिलीजियस को सेरेमनी को मिलाकर काम करते हैं। धर्म पत्नी कहलाती है, लीगल वैलिड होती है, बेटर हाफ कहलाती है, अर्धांगी कहलाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे पोजीशन आ गई कि हस्बैंड और वाइफ साथ में जन्मा जन्मन तक का साथ रह जाओ, इसी जन्म में अगर आपस में नहीं मिल रही तो ज़रूरत पड़ी तो ला बीच में आए, तो इसका सोल्यूशन कैसा करें। तो हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 आया और वहीं से धीरे धीरे चलते चलते अमेंडमेंट 1976 में आई और वहाँ पर एक चीज़ निकल के आई इस पूरे एक्ट में। आज अगर हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स चाहे तो बाय म्यूचुअल कंट्रैक्शन वो केस बंधन से अलग हो सकते हैं। तो जो सेक्रामेंटल जो कैरेक्टर है देखा जाए तो इस वैल्यू को तो अंडरमीन कर दिया, एडजस्ट वर नॉट। तो 3 बातें हमने देखी। पहले सेक्रामेंटल कैरेक्टर हमने डिटेल में देखा, फिर हमने ये प्रूव किया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी आप मान सकते हो, राइट। दूसरा हमारे सामने आ गया, ये तथ्य आ गया। फिर तीसरे लेवल पर हम एक्ट बन जाता है और एक्ट में तब्दीलात शुरू हो जाती है। तो आप डिवोर्स की बात करते हो, रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात करते हो बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो ऐसे पोजीशन में आप कहते हो कि जो सेक्रीमेंटल कैरेक्टर है उसकी वैल्यू धीरे 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 घटती चली गई और ये एक तरफ से ला बना गया। अभी कहने का मतलब ये आता है, तो ये एक तरह का मैरिज को भी आपने कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। तो टीम लेवल पर आपको समझना चाहिए दिस इज वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। फिर बाद में नेचर की बात की, 3 हिस्सों में बांटेंगे, सैक्रीमेंटल कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको जो बातें बताई, मैंने ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से माना गया। फिर और टाइम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात कही, फिर उसकी अमेंडमेंट की बात कही, उसके अंदर किस तरह से होता है भारत का डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट, उसकी बात बताई और धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती चली गई। तो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा हिंदू मैरिज का तो पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये आपको इस तरह से मैं बहुत अच्छी आपको बातें बताया, उसका आप फ़ायदा लीजिएगा। और आइए दोस्तों, एक सुंदर वातावरण के साथ में ये दोनों बातें मैंने आपको बताया। तो जहाँ तक के अगर थके होंगे तो ज़रूर चाय लीजिएगा। तो हम बीच में ऐसे गाने भी लगाएंगे जिससे आपको खुशी आ जाए। कैसा लगा हमारी प्यारी अनमोल रत्न लता मंगेशकर जी 1 मिनट के लिए चांद दे देते हैं। आइए। दो दिल टूटे
जंगली रमी खेल रहा हूँ, ऑनलाइन रमी। आज कैसा लगा आपको नई सिस्टम पढ़ाने का ढंग? इसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। आपका दोस्त आपका मित्र के साथ में पढ़ा रहा हूँ। इसका ड्रेस मैं भी ले रहा हूँ, आप भी लो। और सुनो दोस्तों, एक नया साथी, इसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भंडारा, and the incharge and founder Dr. B.R.A. Law College, Nara Road, Nagpur. दोस्तों चलो इसके बाद मिलेंगे अपन दूसरे चैप्टर में। आज हमको 2 दिन के अंदर पूरा करना है हिंदू लॉ।